प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। इंडियस वन का प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, कंपनी प्रेजेंट करी है फाइनेंशियल रिजल्ट 3 साल के, दैट इज एक करंट ईयर है एंड 2 कंपेरेटिव ईयर्स हैं। इंटरनली फॉर द पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशंस एवरी ईयर इन एडिशंस टू द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हर साल मैनेजमेंट अपनी इन्फॉर्मेशंस के लिए ये करती है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एडिशंस के अंदर। मतलब ये जो 2 और सालों के बता रही है कंपेरेटिव के अंदर, वो करती है मैनेजमेंट। द एफोर्ट्स एट फाइनेंशियल रिजल्ट, जो फाइनेंशियल रिजल्ट प्रेजेंट किए गए विदाउट फर्निशिंग द रिलेटेड नोट्स, मतलब जो भी रिजल्ट प्रेजेंट किए गए हैं उसके अंदर नोट्स नहीं दिखाई गई है, विदाउट फर्निशिंग द नोट्स बिकॉज दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है बाय द मैनेजमेंट फॉर द इंटरनल पर्पस। मैनेजमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उसने दिखाया नहीं है। ड्यूरिंग द करंट ईयर के अंदर मैनेजमेंट दो वाई नॉट शुड प्रेजेंट द थर्ड ईयर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैनेजमेंट चाहती है कि क्यों वो ना बताए थर्ड ईयर का स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो इन द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इट विल सेव, ये सेव कर देगा टाइम एंड ये अवेलेबल हो जाएगा इजीली जब भी मैनेजमेंट को उसकी ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर के अंदर तब। विद रेफरेंस टू द अबव ग्राउंड, हमको आंसर करके बताना है क्या मैनेजमेंट प्रेजेंट करेगी, क्या मैनेजमेंट प्रेजेंट कर सकती है थर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडिशंस कंपेरेटिव इन द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आंसर देखते हैं। यस, मैनेजमेंट कर सकती है। पैरा 38C ऑफ द इंडेस 1 के हिसाब से एंटिटी प्रेजेंट कर सकती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशंस इन एडिशंस टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिक्वायर्ड किया गया है इंडेस के हिसाब से। मतलब यहाँ पर थर्ड की बात की जा रही है, थर्ड जो किया जा रहा है ना, एज लॉन्ग एज दैट द इन्फॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडेस। जब तक वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जाएगी इंडेस के हिसाब से तब तक कंपनी कर सकती है। द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशंस में कंसिस्ट, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या आती है, एक या तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो कि रेफर किया गया है पैरा 10 के अंदर, बट नीड नॉट कंप्राइज, लेकिन इसके अंदर कंप्राइज नहीं किया जाता कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब पूरा पूरा सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। व्हेन दिस इज़ द केस, जब ये केस होगा तो एंटिटी शैल प्रेजेंट द रिलेटेड नोट इन्फॉर्मेशन फॉर दोज एडिशनल स्टेटमेंट्स। मतलब जो भी एडिशनल स्टेटमेंट कंपनी दे रही है उसकी रिलेटेड नोट्स उसको बतानी पड़ेगी एंटिटी को। अगर मैनेजमेंट प्रेजेंट करती है थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ कंपैरेटिव, तो क्या ये ज़रूरी होता है स्टेटमेंट्स को कंप्लाइट करना इन एस? यस, पैरा 38C ऑफ द इंडेस 1 के हिसाब से अगर एंटिटी प्रेजेंट कर रही है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द इंड एएस, तो एज लॉन्ग एज, जब तक वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जा रही है इन अकॉर्डेंस विद द इंड एएस के हिसाब से होनी चाहिए। कैन द मैनेजमेंट प्रेजेंट, क्या मैनेजमेंट प्रेजेंट कर सकती है थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली एज एडिशन कंपैरेटिव इन द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट फर्निशिंग द अदर कंपोनेंट्स। मतलब कि यहाँ पर क्या अदर कंपोनेंट्स को फर्निश करे बिना क्या मैनेजमेंट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकती है कंपैरेटिव जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। मतलब अदर कंपोनेंट्स में क्या आएगा, तो बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज है, स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आंसर देखते हैं कौन सा था, ये थर्ड था। तो यस, पैरा 38C ऑफ द इंडियस 1 के हिसाब से एंटिटी प्रेजेंट कर सकती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिक्वायर्ड किया गया है इंडियस के हिसाब से, जब तक इन्फॉर्मेशंस प्रिपेयर की जा रही है इन अकॉर्डेंस विद द इंड एएस। द कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आएगा, एक या तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो कि रेफर किया गया है इन द पैरा 10, बट या इसके अंदर कंप्राइज नहीं किया जाएगा कंप्लीट सेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ये केस होगा तो एंटिटी प्रेजेंट करेगी रिलेटेड नोट इन्फॉर्म दोज एडिशनल स्टेटमेंट। मतलब नोट डाल के बताएगी ये एडिशनल स्टेटमेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपनी वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एरोनियस बुक एक्सेस रेवेन्यू बुक कर दिया गया है उसको। ऐसा पता चला 10 करोड़ का। ये कब पता चला, 21-22 के अंदर कि जब रेवेन्यू 80 करोड़ का था, और ये पता चला 22-23 के अंदर कि एक्सेस रेवेन्यू ऐसा एरोनियसली बुक हो गया 10 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 21-22 से जो बिलोंग करता है। इट नाउ वांट्स टू करेक्ट, यहाँ पर उसको करेक्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कैसे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी करेगी ये, वो उसको पता नहीं है। वेदर इट नीड टू प्रेजेंट, क्या उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा थर्ड बैलेंस शीट एज एडिशनल कंपैरेटिव विद रिगार्ड्स टू द अबाउ ग्राउंड फॉलोइंग। आंसर दीजिए हमको, क्या ये ज़रूरी होता है प्रोवाइड करना थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड इन दिस केस? आंसर देखते हैं नो। एज पर द पैरा 40A के हिसाब से इंडेस 1
एंटिटी शेल प्रेजेंट, एंटिटी प्रेजेंट करेगी थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, मतलब थर्ड बैलेंस शीट कब करती है वो, बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। थर्ड बैलेंस शीट जो भी बनाई जाती है वो बिगिनिंग की बनाई जाती है ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। इन एडिशंस टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसके अलावा अगर थर्ड बनानी हो तो आपको क्या बिगिनिंग वाली बनानी पड़ती है थर्ड की। इन द पैरा 38A के हिसाब से अगर ये अप्लाइड किया जाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कब ये कर सकते हैं हम लोग, जब रेट्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज किया जा रहा है, या तो मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट्स ऑफ आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किया जा रहा है, या तो रिक्लासिफिकेशंस आइटम्स किया जा रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस, द रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या तो रिक्लासिफिकेशंस ऑफ द मटेरियल इफेक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, तब जाके वो ये कर सकती है। क्वेश्चन नंबर उसका ही सेकंड देखते हैं। द कंपनी वांट्स टू करेक्ट, कंपनी को करेक्ट करना उसका एरर जो हो गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर बाय गिविंग द इम्पैक्ट, और उसकी क्या इम्पैक्ट आ रही है फिगर्स ऑफ द करंट ईयर के अंदर वो बताना है। इज़ द कंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट, क्या कंटेंट जो मैनेजमेंट का है वो करेक्ट है, तो नो, जो मैनेजमेंट नीड टू करेक्ट द प्रीवियस ईयर फिगर्स, मैनेजमेंट को प्रीवियस ईयर की फिगर्स जो करेक्ट करनी है, जो एरर है बट नॉट नीड टू फर्निश द थर्ड बैलेंस शीट, लेकिन उसको थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड को बनाना नहीं है। मतलब कि क्या है, नो, यहाँ पर क्या पूछा था उसने कि क्या कंपनी को करेक्ट करना है एरनियस ड्यूरिंग द 22-23 बाय गिविंग द इम्पैक्ट इन द फिगर्स ऑफ द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर के अंदर ये जो एरर हो गई थी उसको करंट ईयर के अंदर उसको करेक्ट करना है। इज़ द ये जो मैनेजमेंट कर रही है कि करंट ईयर के अंदर उसको एडजस्ट करे, क्या ये सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। मैनेजमेंट को करेक्ट करना होगा प्रीवियस ईयर की फिगर्स के अंदर, ताकि जो करेक्ट की गई एरर है उसके अंदर फर्निश नहीं करना होगा उसको थर्ड बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, मतलब उसके अंदर थर्ड बैलेंस शीट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको 40A इंड AS 1 के हिसाब से। XYZ लिमिटेड कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्ट कर रही है टंकी प्रोजेक्ट एंड असेस इट ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन साइकिल कितना है, 18 मंथ का है। द कंपनी हैज़ सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, जो कि हमको रिसीवेबल्स एंड पेबल्स जो हैं विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, मतलब 31/12/2022 से जो रिसीवेबल पेबल्स हैं वो दिए गए हैं। इन एडिशंस टू द अबव देर आर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आइटम्स जो कि टुक प्लेस की गई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर। क्या आइटम्स है, तो कंपनी हैज़ सम ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जो कि ड्यू हैं आफ्टर 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के डेट के 15 महीने के बाद तक के ड्यू हैं। ये कौन है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। सो द कंपनी एक्सपेक्ट, यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पेमेंट है वो रिसीव किया जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, जो पेमेंट रिसीव किया गया है वो विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल है। कंसिडर करके बताइए जो ट्रांजेक्शन्स या तो आइटम्स हमको दिए गए हैं उसके आंसर नीचे दिए गए। द कंपनी वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी को इन ट्रेड रिसीवेबल को प्रेजेंट करना है एज अ करंट डिपॉजिट, एज अ करंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट, कंपनी को इसको करंट मानना है डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो रिसीवेबल हैं वो 15 मंथ के टाइम के हैं। डस द डिसीजंस ऑफ द प्रेजेंटिंग द सेम एज करंट इज करेक्ट, क्या इसको करंट मानना करेक्ट रहेगा, तो आंसर देखते हैं। यस, बट एडिशनली द कंपनी ऑल्सो नीड टू डिस्क्लोज, लेकिन कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अमाउंट को जो कि रिसीवेबल्स की है विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ एंड आफ्टर द 12 मंथ, मतलब उसको बाइफर्केट करके बताना पड़ेगा कि 12 महीने वाले कितने हैं और 12 महीने से ज़्यादा वाले कितने हैं फ्रॉम द डेट फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, जो कि पैरा 60 एंड 61 इंड AS 1 के हिसाब से है। सेकंड में देखते हैं, द कंपनी हैज़ द ट्रेड पेबल्स विच आर ड्यू फॉर द पेमेंट आफ्टर द 14 मंथ, ट्रेड पेबल्स को 14 महीने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट के 14 महीने के बाद पे करना है। दिस पेबल्स फॉल ड्यू विद इन द पीरियड ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर फॉल कर रहा है। दो द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट, कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि इट विल बी एबल टू पे दिस पेबल्स विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, कंपनी को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो ये पे कर पाएगी विद इन द ऑपरेटिंग, कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट, कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि वो ये पे कर पाएगी इन पेबल्स को विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, बिकॉज क्यों,
क्योंकि जो नेचर ऑफ द बिजनेस है वो जनरल प्रोजेक्ट का डिले हो रहा है, मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर डिले हो रहा है, इसलिए लग रहा है कि इसको पे नहीं कर पाएंगे हम लोग। एंड द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स ऑल्सो गेट डिले, और उस वजह से जो पेमेंट कस्टमर्स की है वो भी डिले हो जाएगी। द कंपनी वॉन्ट्स टू प्रेजेंट, कंपनी प्रेजेंट करना चाहती है ट्रेड पेबल को एज अ नॉन करंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर ड्यू विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल्स। कंपनी इसको नॉन करंट बनाना चाहती है ये फैक्ट जानते हुए भी कि वो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही फॉल कर रहे हैं। डस द डिसीजन, क्या ये जो डिसीजन है कंपनी का प्रेजेंट करना एज अ नॉन करंट, ये करेक्ट है? आंसर देखते हैं। नो, द कंपनी कैन नॉट डिस्क्लोज, कंपनी इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएगी पेबल्स को एज अ नॉन करंट। एंड द कंपनी ऑल्सो नीड टू डिस्क्लोज, और कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अमाउंट जो कि पेबल है विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ एंड आफ्टर द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, पैरा 60-61 ऑफ द इंड AS 1 के हिसाब से। थोड़ा देखते हैं। द कंपनी वॉज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100 करोड़, कंपनी को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है 31 मार्च 2022 के दिन पे। एज पर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के हिसाब से कंपनी मेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी 5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की विद द कस्टमर्स ऑफ ₹5 करोड़, जो कि कितनी बन रही है 5 करोड़ बन रही है 31 मार्च 2022 को। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट 18 महीने का है। द एफोर्सेड डिपॉजिट विल बी रिफंडेड, एफोर्सेड डिपॉजिट है उसको रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसके 6 महीने के बाद ये जो डिपॉजिट है इसको वापस दे दी जाएगी। क्या द सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की गई है 5 करोड़ रुपए की बाय द कंपनी विद द कस्टमर्स बी प्रेजेंटेड एज अ करंट, क्या इसको करंट माना जाएगा? तो नहीं। क्यों इसको करंट नहीं माना जाएगा? क्योंकि अमाउंट जो है वो रिसीव की जा रही है आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग साइकिल कितने की थी हमारी? 18 मंथ की थी, और यहाँ पर क्या हो गया 18 + 6, मतलब ये 6 महीने कब 18 के बाद के आएंगे, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं एज अ, इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं एज अ करंट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कंपनी हैज़ ऑल्सो गिवन द सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स टू द थर्ड पार्टी, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं थर्ड पार्टी को, रिसीव किया जा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम द 2 करोड़ रुपीज़ 31 मार्च 2022 के दिन, विच आर रीपेएबल, जो कि रीपेएबल होगी कंप्लीशन जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब। बट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कैंसल, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, 18 मंथ की जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है उसके पहले अगर कैंसिल हो जाता है तो ये पेएबल इमीडिएटली हो जाएगा, मतलब तुरंत ही उसको पे कर देना पड़ेगा। हाउएवर द कंपनी डज नॉट एक्सपेक्टेड द कैंसलेशन, लेकिन कंपनी को लग रहा है कि ऐसा कोई कैंसलेशन नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का। कैन द सिक्योरिटी डिपॉजिट, किया 2 करोड़ की जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको कंपनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बी प्रेजेंट एज नॉन करंट, किया उसको नॉन करंट के तौर पर कंपनी दिखाएगी? नहीं, बिकॉज द अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड किया जा रहा है तो पेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कैंसल। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि जो अमाउंट है जो कि पेड किया, जो अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड टू बी पेड है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन होने से पहले जो अमाउंट पेड की जा रही है इन कॉन्ट्रैक्ट, वो कब की जाएगी? जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तब की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हमको इसको क्या नहीं दिखाना, नॉन करंट नहीं दिखाना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज़ द ऑफ सेटिंग परमिटेड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज, क्या ऑफ सेटिंग परमिट किया जाएगा फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज के अंदर? एक्सपेंसेस इनकर जो किए गए हैं बाय द होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द सब्सिडरी, जो भी होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के बिहाफ पे जो भी एक्सपेंस किए गए हैं, विच इज़ जो कि रीइम्बर्स्ड किए जाएंगे किसके द्वारा? सब्सिडरी के द्वारा। वेदर क्या ये सेपरेट बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के अंदर, वेदर इन द सेपरेट बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी के सेपरेट बुक्स के अंदर क्या ये जो एक्सपेंडिचर्स है रिलेटेड टू द रीइम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस, क्या इसको ऑफसेट किया जाएगा? तो पैरा 33 ऑफ द इंड AS 1 के हिसाब से ऑफ सेटिंग जो है वो परमिट की जाती है जब ऑफ सेटिंग रिफ्लेक्ट करती है सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को। इन केस हमारे केस के अंदर जो एग्रीमेंट या तो अरेंजमेंट अगर कोई है बिटवीन द होल्डिंग एंड द सब्सिडियरी कंपनी नीड टू बी कंसिडर, उसको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा हमको। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट या तो अरेंजमेंट है दोनों के बिटवीन में, अगर अरेंजमेंट इज़ टू रीइम्बर्स, अगर अरेंजमेंट होता है रीइम्बर्स करने का कॉस्ट इनकर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी,
जो भी कॉस्ट होल्डिंग कंपनी ने इनकर्ड की गई है सब्सिडरी के बिहाफ पे, तो अगर सब्सिडरी रीइंबर्स कर देती है तो द सेम मे बी प्रेजेंटेड नेट, तो फिर हमको नेट के अंदर प्रेजेंट करके बताना पड़ेगा. इट शुड एंश्योर्स दैट जो सब्सटेंस है ऑफ द अरेंजमेंट, सब्सटेंस जो अरेंजमेंट का है वो क्या है, पेमेंट आर एक्चुअली इन द नेचर ऑफ द रीइंबर्समेंट. क्या पेमेंट एक्चुअली इन द नेचर ऑफ द रीइंबर्समेंट है, यहाँ पर उसको इंश्योर करके चलना पड़ेगा. उसके बाद देखते हैं वेदर द प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ एन एसेट अगेंस्ट द लॉस ऑन द सेल्स ऑफ द अनदर एसेट कैन बी सेट ऑफ. क्या प्रॉफिट जो सेल्स ऑफ द एसेट का है क्या उसको लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं सेल ऑफ द अनदर एसेट्स के लॉस के सामने. तो पैरा 35 ऑफ द इंड AS 1 रिक्वायर करता है कि एंटिटी को प्रेजेंट ऑन द नेट बेसिस गेन एंड द लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द सिमिलर ट्रांजेक्शंस. अकॉर्डिंगली जो गेन या तो लॉस अराइज हो रहा है ऑन द डिस्पोजल ऑफ द वेरियस आइटम ऑफ द PPE उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं नेट बेसिस के ऊपर. हाउएवर लेकिन जो गेन या तो लॉस है उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा सेपरेटली अगर वो मटेरियल होता है तब. सी देखते हैं व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड, जब सर्विसेज दी जा रही थी ट्रांजेक्शन्स विद एन एंटिटी एंड द सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम एंटिटी इन द टू डिफरेंट अरेंजमेंट कैन रिसीवेबल्स एंड पेबल्स भी ऑफसेट. क्या इनके सामने रिसीवेबल्स और पेबल मतलब एक ही के पास एक ही बंदे से हम लोग रिसीवेबल्स भी ले रहे हैं, एक ही बंदे से हमारा वो पेबल भी है, तो क्या दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया जाए. अगर वो लोग दो डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से वो लोग सर्विस दे रहे हैं तब, यानी एक ही बंदा है जो हमारा डिटेल्स भी है वही हमारा क्रेडिटर्स भी है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, तो टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ है. तो आंसर देखते हैं इंड AS 1 के हिसाब से जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है. एसेट्स एंड द लायबिलिटीज़ इनकम एक्सपेंडिचर्स को रिपोर्ट किया जाना चाहिए सेपरेटली जब तक ऑफसेटिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स. इन एडिशंस टू दिस इसके हिसाब से पैरा 42 ऑफ द इंड AS 32 के हिसाब से जो फाइनेंशियल एसेट एंड जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको ऑफसेट करना पड़ेगा अगर एंटिटी का लीगल एनफोर्सिबल राइट है सेट ऑफ करने के लिए एंड एंटिटी इंटेंड कर रही है आइदर टू सेटल ऑन द नेट बेसिस. अगर एंटिटी सेटल करना चाहती है इसको नेट बेसिस के ऊपर या तो रियलाइज द एसेट्स एंड सेटल द लायबिलिटी साइमल्टेनियसली, और अगर वो रियलाइज करना चाहती है एसेट्स को एंड सेटल करना चाहती है लायबिलिटी को साइमल्टेनियसली तब भी ये कर सकते हैं. मतलब पहले एसेट्स को रियलाइज कर दिया उसके बाद लायबिलिटी को सेटल कर दिया. इन अकॉर्डेंस विद द अबव इसके हिसाब से जो रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स है उसको ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर एंड द नेट अमाउंट इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट. अगर एंटिटी हैज़ अ लीगल राइट, अगर एंटिटी के पास लीगल राइट है इसको ऑफसेट करने का एंड अगर एंटिटी चाहती है वो करना तो वो कर सकती है. अदरवाइज जो रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा सेपरेटली. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. एंटिटी हैज़ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस लाइन आइटम्स, शुड दिस आइटम्स भी क्लासीफाइड. क्या इन आइटम्स को कैसे क्लासीफाइड किया जाएगा, करंट या तो नॉन करंट के हिसाब से एज पर इंड AS 1 के हिसाब से. रिसीवेबल्स विद द रिसीवेबल्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द गुड्स इन विच द एंटिटी डील्स. तो एज पर पैरा 66A ऑफ द इंड AS 1 के हिसाब से जो एंटिटी है वो क्लासीफाइड करेगी एसेट्स एंड द करंट असेट्स को एज अ करंट जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रियलाइज कर देगा असेट्स को, या तो इंटेंट टू सेल या तो कंज्यूम, या तो उसको सेल कर देना है या तो उसको कंज्यूम करना है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तब हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, करंट ट्रीट करेंगे. पैरा 68 प्रोवाइड कर रहा है गाइडेंस दैट जो करंट असेट होती है उसके अंदर इंक्लूड की जाती है असेट इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है. दैट आर सोल्ड या तो कंज्यूम्ड या तो रियलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. मतलब जिसको हम लोग सोल्ड करते कंज्यूम करते या तो रियलाइज करते नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, इवन व्हेन जब एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि ये रियलाइज हो जाएगी विद इन द 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के 12 महीने के अंदर भी अगर ये रियलाइज नहीं हो रही तो भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, करंट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. इन अकॉर्डेंस टू द अबव अगर रिसीवेबल्स को कंसिडर किया जाता है कब हम लोग कर सकते हैं, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स के अंदर है तब. इन अकॉर्डेंस विद द अबव जो रिसीवेबल्स है आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट. जो भी रिसीवेबल्स जो कंसिडर किए जाते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स के अंदर उसको हम लोग करंट मानेंगे. अगर ऑपरेटिंग साइकिल एक्सीड कर जाता है 12 महीने तो जो एडिशनल डिस्क्लोजर है वो ज़रूरी होता है बाय द पैरा 61 ऑफ द इंड AS 1 के हिसाब से, जो कि रिक्वायर्ड है टू द गिव इन द नोट्स के अंदर बताना पड़ेगा. Advance to the suppliers as discussed in the point A above.
एडवांसेस टू द सप्लायर्स फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज, उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम लोग उसको क्लासीफाइड करेंगे। अगर गिवन इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विस इन विच द एंटिटीज नॉर्मली डील्स, जिसके अंदर एंटिटी नॉर्मली डील कर रही है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, अगर उसके एडवांसेस है, तो अगर एडवांसेस को कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा है तो उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ करंट एसेट। अगर ऑपरेटिंग साइकिल एक्सीड कर जाता है 12 मंथ से, तो जो एडिशनल डिस्क्लोजर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी पैरा 61 इंड AS 1 के हिसाब से, जो कि रिक्वायर्ड किया गया है इन द गिवन नोट्स। मतलब नोट्स के अंदर बताना पड़ेगा अगर 12 महीने से ज़्यादा का एक्सीड कर जाता है तो। इनकम टैक्स रिसीवेबल्स अदर देन द डेफर्ड टैक्स, तो क्लासिफिकेशन जो है इनकम टैक्स रिसीवेबल्स का अदर देन द डेफर्ड टैक्स, उसको डिराइव किया जाता है पैरा 66C ऑफ द इंड AS 1 के हिसाब से। यहाँ पर क्या है, तो बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटिटी का क्या एक्सपेक्टेशन है रियलाइज करने के लिए असेट्स, अगर रिसीवेबल्स जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि रियलाइज हो जाएंगे विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 12 महीने के अंदर ही रियलाइज हो रहे हैं, तो देन उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ करंट, अदरवाइज उसको नॉन करंट एसेट ही माना जाएगा। इंश्योरेंस स्पेल्स को कैसे हम लोग बताएंगे, तो पैरा 8 ऑफ द इंड AS 16 के हिसाब से स्टेट किया जा रहा है कि जो आइटम्स सच एज द स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड द सर्विसिंग इक्विपमेंट, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS व्हेन दे मीट द डेफिनेशंस ऑफ द PPE, जब ये लोग PPE की डेफिनेशंस को मीट कर लेते हैं तब। अदरवाइज सच एन आइटम्स, लेकिन मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर पैरा 8 के हिसाब से, पैरा 8 ऑफ द इंड AS 16 के हिसाब से जो आइटम है स्पेयर पार्ट्स के, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अकॉर्डेंस विद द इंड AS के हिसाब से, अगर वो डेफिनेशन PPE की कंसिडर कर लेते हैं तब, मतलब हम लोग उसको असेट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग उसको क्लासीफाइड करेंगे एज एन इन्वेंटरी के तौर पर हम लोग रखेंगे। अकॉर्डिंगली जो इंश्योरेंस पेयर्स के होते हैं दैट आर ट्रीटेड एज एन आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर PPE मतलब कि क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट के तौर पे हम लोग उसको लेंगे। अदरवाइज अगर वो फिक्स इंड AS 16 के हिसाब से नहीं होते तो फिर हम लोग उसको इन्वेंटरी के तौर पर ट्रीट करेंगे। अकॉर्डिंगली जो इंश्योरेंस पेयर के हैं उसको ट्रीटेड किया जाएगा एज एन आइटम्स इन द PPE वुड नॉर्मली बी क्लासीफाइड। अगर PPE के अंदर वो चले जाते हैं तो फिर उनको नॉन करंट एसेट के तौर पर क्लासीफाइड किया जाएगा। वेरएस अगर इंश्योरेंस पेयर्स को ट्रीट किया जाता है इन्वेंटरी के तौर पे तो उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ करंट एसेट, अगर एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसको कंज्यूम किया जाएगा इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तब। 6 देखते हैं, एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एक्सेप्शनल आइटम्स जो कि रिक्वायर्ड किया गया है उसका डिस्क्लोजर इंड AS 1 के हिसाब से रिक्वायर्ड होना चाहिए। सेपरेट डिस्क्लोजर, अगर उस सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर मटेरियल आइटम है तो, एंड कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी बताना है। डस क्या इसकी इम्प्लाइड होगा, एक्सेप्शनल मीन्स मटीरियल, मतलब डस क्या इम्प्लाइज जो है एक्सेप्शनल्स का क्या वो मटीरियल है। गिव एग्जाम्पल के तौर पर बताइए हाउ, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो एक्सेप्शनल आइटम्स जो होती है उसको डिफाइंड नहीं किया जाता इन द इंड AS के अंदर एक्सेप्शनल आइटम्स को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन पैरा 97 ऑफ द इंड AS 1 जो है वो रिक्वायर करता है कि जब आइटम्स ऑफ द इनकम या तो एक्सपेंसेस मटेरियल होते हैं तो एंटिटी को उसको डिस्क्लोजर करना पड़ता है, उसका नेचर एंड उसकी अमाउंट को सेपरेटली एज पर द इंड AS 1 के हिसाब से। इन्फॉर्मेशन जो भी मटेरियल होती है अगर वो ओमिट हो जाती है, मिस स्टेटमेंट होती है या तो ऑब्सक्यूरिंग होती है तो उसको रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन्फ्लुएंस क्या कर रही है डिसीजंस प्राइमरी यूजर्स का ऑफ द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेक ऑन द बेसिस ऑफ those financial statements which provide the financial information about the specific reporting entity। मटीरियल डिपेंडेंसी अगर होती है नेचर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशंस की या तो फिर दोनों की, तो इसको डिटरमाइन किया तो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा फैक्टर्स को। व्हेन द आइटम्स ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंसेस, जब आइटम इनकम्स एंड द एक्सपेंसेस विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के होते हैं, अगर वो उस साइज नेचर एंड इंसिडेंट्स के होते हैं जिनका डिस्क्लोजर ज़रूरी होता है एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड,
तो जो नेचर एंड द अमाउंट ऑफ सच आइटम्स है उसको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा सेपरेटली। जनरली ये जो आइटम्स होती है इनकम एक्सपेंसेस की, ये फुलफिल करते हैं अबव मेंशन्ड क्राइटेरिया को, तो उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज एन एक्सेप्शनल आइटम्स एंड उसका डिस्क्लोजर सेपरेटली करना पड़ेगा। फ्रॉम दी अबव के हिसाब से ये क्लियर हो रहा है कि सारे मटेरियल आइटम्स जो कि एक्सेप्शनल नहीं होते हैं, मतलब सारे मटेरियल आइटम्स जो एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं हैं, इन द अदर वर्ड्स एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब क्या होता है, दोज आइटम्स जो मीट कर रहे हैं टेस्ट ऑफ द मटीरियलिटी को, मतलब साइज नेचर को, एंड टेस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स को, मतलब साइज मटीरियलिटी साइज नेचर के हिसाब से एंड इंसिडेंट्स के हिसाब से देखी जाती है। मतलब जो एक्सेप्शनल होता है वो आइटम्स को कैसे देखा जाता है, मटीरियलिटी मतलब साइज नेचर एंड इंसिडेंट्स के हिसाब से देखा जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, हमको नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि राइज करते हैं सेपरेट डिस्क्लोजर, मतलब इनके अंदर सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आइटम्स एज एन एक्सेप्शनल आइटम्स के हमको सम एग्जांपल दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर ये बीट कर रहे हैं मटीरियलिटी एंड इंसिडेंट्स को तो ये एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर आ जाते हैं। ये दे दिया गया, राइट डाउन्स ऑफ द इन्वेंटरी टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू द रिकवरेबल अमाउंट एज वेल एज द रिवर्सल ऑफ सच रिटर्न डाउन्स। मतलब अगर राइट डाउन कर रहे हो आप इन्वेंटरीज को टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, या तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को टू द रिकवरेबल अमाउंट पे, या तो रिवर्स कर रहे हो आप इन सच रिटर्न डाउन्स को, तो ये क्या होती है, एक्सेप्शनल आइटम्स में आ जाती है। Restructuring of the activities of an entities and the reversal of any provisions for the cost of the restructuring। अगर आप restructure कर रहे हो किसी एक्टिविटीज़ को एंटिटी की, एंड अगर रिवर्सल कर रहे हो कोई भी प्रोविजंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग को, तो ये भी एक्सेप्शनल हो गया। डिस्पोजल ऑफ द आइटम्स ऑफ द पीपी, ये भी एक्सेप्शनल हो गया। डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिस्क, कंटिन्यूड ऑपरेशन, लिटिगेशन सेटलमेंट एंड अदर रिवर्सल ऑफ द प्रोविजंस,